हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10 का आज हमारा लेक्चर 10 है और हम आर एस अग्रवाल का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को डिस्कस करेंगे आपसे। तो स्टार्ट करेंगे हम। कुछ डिफिनीशंस हैं दो तीन जो डिफिनीशंस इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ही। पहला डिफिनीशन है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होता है? देखिए, जब कोई ऑब्जर्वर यानी व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम ए पॉइंट O टू एन ऑब्जेक्ट P, देन द OP इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट P रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, मतलब जो देख रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है P, तो जो लाइन होगा O और P को, जो O और P को मिलाने वाली लाइन होगी, इसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। आई बात समझ में? यानी अगर कोई ऑब्जर्वर O है, जैसे कोई किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? किसी पॉइंट P है, पॉइंट P पे है, तो जो लाइन है O से P, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। और सबको पता है कि इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो इन लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बना है थीटा, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। आई बात समझ में? तो देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट P है, कोई ऑब्जर्वर O है, उस ऑब्जेक्ट को यानी ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर की आई के अगर ऊपर है वो ऑब्जेक्ट, जैसे हम कहते हैं कि आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, किसी टावर के अपर पार्ट को देख रहे हैं, किसी टावर के अपर पार्ट को देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप मुंडी सिर अपना उठा करके देखेंगे। इसका मतलब वहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हमारा यानी जो हमारी पृथ्वी है उससे जो एंगल बनेगा, या हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कहने का मतलब अगर आप सिर उठा करके देख रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट हेडिंग है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आप जैसे मान लीजिए आप किसी पुल पे खड़े हैं, ठीक, अब आप नदी के पानी में मान लो नाव है, उसको आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुल पे खड़े हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा ये होगा। अगर यहाँ आप खड़े हैं, आपकी आँख की सिधाई पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। मान लेते हैं यहाँ पे नाव है समुद्र में या नदी में, तो यहाँ पे मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका मतलब अब जो लाइन ऑफ साइट होगा वो क्या होगा? ये होगा हमारा OP, ठीक। तो फिर यहाँ एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमारा क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइट। तो अब इन दोनों के बीच फिर एंगल बनेगा थीटा, तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर हमारे आई से ऑब्जेक्ट नीचे है तो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। और अगर हमारे आई के लेवल से ऑब्जेक्ट ऊपर है तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। आई बात समझ में? ये दोनों हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको जानना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें साफ तौर पे लिखा रहेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब इस चैप्टर में पढ़ने के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू थी, जैसे tan 0, sin 0, tan 30, sin 30, cos 30, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था वैल्यूज का, वो टेबल आपको याद होना चाहिए। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस ओनली अप्लीकेबल फॉर, ये सिर्फ उसी के लिए अप्लीकेबल है जहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। जहाँ पे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, बस वहीं पे हम हाइट एंड डिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? यानी ये कहाँ अप्लीकेबल है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। बाकी जो ट्रायंगल्स हैं उस पर हमारा ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक। यानी जो फिगर होगा वो, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, सीधा बिल्कुल,
जो ऑब्जर्वर है वो क्या होना चाहिए, सीधा खड़ा रहना चाहिए, या फिर जो बिल्डिंग है वो सीधी खड़ी होनी चाहिए। मान लो ये बिल्डिंग है, आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, इसका मतलब बिल्डिंग सीधी खड़ी है, तो आप यहाँ से देख रहे हो, तो ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे हम। आई बात समझ में, ठीक ना। तो यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट कि आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपको फिगर बनाने आना चाहिए, तभी आप सोल्यूशन को कर पाएंगे। यानी आपको अगर क्वेश्चन जो कह रहा है अगर आप उसका फिगर बना लिए तो आप आधा काम कर लिए हैं। आप क्वेश्चन को निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको फिगर बनाना इसमें मेन फैक्टर है। ठीक, तो चलिए देखिए एक्सरसाइज 14 को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली, हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपको पता है, इस लाइन को हम हॉरिजेंटल कहते हैं और इस लाइन को वर्टिकल कहते हैं। ठीक, तो कह रहा है टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, मान लेते ये हमारा टावर है, ये वर्टिकल खड़ा है। ठीक, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये टावर खड़ा है तो ये ग्राउंड का लेवल होगा, है ना। जैसे अब मान लीजिए कोई भी चीज़, एक पेन खड़ा है अगर ऐसे यहाँ, तो ये क्या होगा, इसके लिए हॉरिजेंटल लाइन होगा। तो ऐसे ये टावर अगर ज़मीन पे खड़ा है तो इसके लिए क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। ये हमारा टावर है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे यहीं कहीं पॉइंट होगा, मान लेते हैं यहाँ है। विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर ये होगा, यहाँ से पॉइंट कितना दूर है, 20 मीटर दूर है। ये पॉइंट कितना दूर है, 20 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऑब्जर्वर यहाँ है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो जो ये हॉरिजॉन्टल, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। तो बताइए हाइट ऑफ टावर कितनी है, यानी ये टावर है हमारा ABC मान लेते हैं। तो ये हमारा टावर क्या है, AB है, इसी का हमसे हाइट पूछा जा रहा है और कह रहा है कि √3 की वैल्यू 1.732 है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अब बताइए, हमें हाइट ऑफ टावर पता करना है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो आप देखेंगे जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपसे पूछा जा रहा है और जो आपको दिया गया है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। तो आप बताया गया है स्टार्टिंग में कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर cot थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना। तो आप या तो यहाँ इस क्वेश्चन में tan को यूज करेंगे या फिर cot को यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है वो या तो tan का है या फिर cot का है। तो स्टूडेंट्स अब आप यूज कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ tan यूज करते हैं। ये हमारा थीटा है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। हमेशा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा से सटे हुए बेस। तो देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है, BC है। अब आप पढ़े होंगे कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। AB की वैल्यू मान लेते हैं हम, लेट AB इक्वल टू H। AB जो है टावर का हाइट है, इसका हाइट कितना है, H है, यहाँ H हो जाएगा। और BC की वैल्यू कितना है, 20। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 √3। आपको क्वेश्चन में दिया गया है √3 की वैल्यू कितना है, 1.732 है। अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, यानी 1 2 3 1 2 3। यहाँ डेसिमल आ जाएगा हमारा, ये नहीं होगा। यानी कि 34.64 मीटर जो है, 34.64 मीटर जो है वो हमारा किसका डिस्टेंस होगा, टावर का हाइट हो जाएगा। इसका हाइट हो जाएगा, टावर का हाइट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिखा हुआ है, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ द ग्राउंड, अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। कह रहा है एक पतंग है जो 75 मीटर ऊपर उड़ रहा है ग्राउंड लेवल से,
तो मान लेते हैं कि हम ये ग्राउंड है, ठीक। पतंग यहाँ उड़ रहा है, पतंग जो है यहाँ उड़ रहा है, यानी ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पे है, ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पे कह रहा है 75 मीटर। काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड, यानी ग्राउंड लेवल से कितने दूरी पे उड़ रहा है 75 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, ठीक। अब अगर 75 मीटर कि देखिए अब क्या करा, अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, स्ट्रिंग मतलब जो धागा है उस धागे से अटैच्ड है, उस धागे से क्या है अटैच्ड है, यानी मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यानी कोई आदमी है यहाँ से पतंगों को उड़ा रहा है ग्राउंड लेवल से, और वो धागा इस तरह से उड़ेगा ऐसे, और पतंग जमीन से कितना है 75 मीटर ऊपर है, और एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, लिखना है ना। अटैच टू स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, यानी जो स्ट्रिंग है इंक्लाइंड कितने पे है 60 डिग्री पे है टू द हॉरिजेंटल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। तो इसमें मान लेते कोई स्लैक नहीं है, तो हमें बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ कितना होगा। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक। ये हमारा 90 होगा। अब ये पता है और ये हमसे ए सी पूछा जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन किसका होता है, या तो साइन का होगा या तो कोसेक का होगा, तो हम यूज करते हैं साइन का। तो देखिए क्योंकि हमको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ थीटा क्या है 60 डिग्री है, तो साइन 60 हम मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ स्ट्रिंग भी एक्स या एच जो भी मानना चाहें, तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ ए बी है, हाइपोटेनस क्या है ए सी है। साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, ए बी की वैल्यू 75 है, ए सी हमने क्या मान रखा है एक्स है ना, एक्स मान लेते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इंटू एक्स इक्वल टू 75 इंटू 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 75 इंटू 2 अपॉन √3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दिया हुआ है, तो 75 इंटू 2 अपॉन √3 की वैल्यू 1.732। अब इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निश्चित आ जाएगा। देखिए आंसर कितना आएगा, देखिए फ्रेंड्स अब 75 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, और 150 अपॉन 1.732। तो सबसे पहले आप डेसिमल हटाएंगे डिवाइड करने के लिए, तो आप करेंगे क्या, यहाँ बता दे रहे हैं, देखिए 1.732 है, यानी कि हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 अपॉन 1.73 इंटू 1000 इंटू 1000, तो हो जाएगा 151234 अपॉन 1732। आप डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 86.6 मीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। आया स्टूडेंट समझ में, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस आप लगाएंगे, और जो भी क्वेश्चन है इसमें देखिए टोटल RS अग्रवाल में जो है 38 क्वेश्चंस है, ठीक ना। तो हम आगे के क्वेश्चंस आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन हम आपको फुल सोल्यूशन दे देंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।